जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का इस तीसरे मॉक टेस्ट में। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा मॉक टेस्ट है। ये जेल पुलिस और सहायक जेल अधीक्षक या फिर मैं बोलूँ वन रक्षक के लिए। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। ये मैथ्स का जो मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको 20 लेटेस्ट क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपको 2024-25 के मिलेंगे। 25 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि MP पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, या फिर मैं 26 की मैं बात करूं MP SI का एग्ज़ाम हो गया, या फिर ASI का एक एग्ज़ाम हुआ है, हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त की जीवा 24 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा पहले वृत्त क्या होता है। ये सर एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये जीवा है, एक ये कॉर्ड है जीवा, ये 24 सेंटीमीटर की है, और केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरा 24 है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इतनी 12 रह जाएगी, इतनी 12 रह जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि सर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या जो है वो कितने सेंटीमीटर की है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, रेडियस ऑफ सर्कल ज्ञात करना है आपको। तो रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे सर। R बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 4 4 8, एक 9 और एक 193। 193 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, डायरेक्ट मुझे ऑप्शन ए में दे रखा है आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो सर ये बताओ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो आप एक बेसिक सा फॉर्मूला जो जानते होंगे वो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बस इससे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको टाइम एंड डिस्टेंस में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे दूरी से मतलब क्या है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। सर ट्रेन की लंबाई तो मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 250 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे फाइंड करनी है। मैंने कहा 250 मीटर की ट्रेन है और प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लेटफॉर्म ही लिख दिया मैंने, P है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब स्पीड कितनी है सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर बात मीटर में हो रही है, इधर किलोमीटर में, तो इस किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करूंगा। और टाइम कितना है 20 सेकंड, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस कैलकुलेट करना है मेरे भाई। 18 से ये 4 बार, और 4 × 5 20, 20 × 20 कितना हो जाएगा 400। और यहाँ कितना था दोस्त 250 प्लस प्लेटफॉर्म। ये 250 इसमें से माइनस करोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई या लेंथ कितनी आ जाएगी 150 मीटर। कितनी आ जाएगी दोस्त 150 मीटर। सी इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि एक गोलाकार रंगोली की त्रिज्या 7 मीटर है। सर गोलाकार रंगोली कैसी, पहली बात तो लिखा है गोलाकार, कि जो रंगोली है वो कैसी है गोलाकार है। रंगोली जो है वो ऐसी है गोलाकार, इस प्रकार की रंगोली है। अब मैंने कहा कि इसकी रेडियस की मैं बात करूं तो रेडियस कहीं भी खींच दो आप, वो रेडियस कहलाती है। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कौन सा होगा इसको बताना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रंगोली बनती है वो किस प्रकार की बनती है सर, वृत्ताकार। कैसी होती है वृत्ताकार, यानी सर्कुलर होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr², यानी पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग। केवल फॉर्मूला पूछा था आपसे, तो फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे। और ये ITI में जो अभी पेपर आया ITI TO का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। मतलब ये 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, 10-15 दिन पहले के। अगला क्वेश्चन कि यदि संख्या क्या है 2 7 9 6 5 4 और 3018 को पहले और छठे अंकों के स्थान आपस में बदल दें, इसी प्रकार दूसरे और 7वें के बदल दिए जाएं, और आगे भी इस प्रकार से किया जाए, तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाईं ओर से तीसरा अंक क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसा करना है तो मुझे अंकों की पोजीशंस गिननी होंगी। कितने अंक हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने कहा आधे आधे 2 पार्ट में बांट लो इनको, 5-5 के हिस्सों में। अब वो कहता है पहला और छठवें को बदलना है, यानी जो छठवें स्थान पर है 4 वो यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही
7 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 0 9 की जगह आ जाएगा, 9 0 के स्थान पर आ जाएगा, और 1 6 के स्थान पर आ जाएगा, और 1 के स्थान पर 6 आ जाएगा। ऐसे ही 8 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। वो कह रहा है कि बाएं से बाईं ओर से यानी लेफ्ट से तीसरा अंक बताओ। सर लेफ्ट से तीसरा अंक पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? 0 है। लेफ्ट से तीसरा क्या होगा? पुनर्व्यवस्था में 0 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने 50 सेब 500 रुपये में खरीदे। सर 500 रुपये में कितने खरीदे? 50, यानी एक सेब कितने का है? तो आपने कहा सर 10 रुपये का। एक सेब कितने का है? 10 रुपये का। आगे बोलता है कि सर वह 12 रुपये प्रति सेब की दर से बेचता है। कितने में? 12 रुपये में। 12 रुपये में बेचता है तो कितने रुपये का फायदा लेता है एक सेब पर? 2 रुपये का। एक सेब पर कितने की कमाई करता है सर? 2 रुपये की। और सेब कितने थे उसके पास? 50। तो कुल मिला के कितने रुपये की कमाई कर लेगा ये? 100 रुपये की। कितने की कमाई कर पाएगा? 100 रुपये की। तो इसका लाभ 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना था आपको? इसमें यह बताना है कि इस व्यंजक का परिमाण क्या हो, परिणाम क्या होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये बॉडमास नियम से आपको सॉल्व करना है। बॉडमास के नियम से आपको सॉल्व करना है। सर बॉडमास का नियम कैसे लगाते हैं हम? बोले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस करते हैं। तो पहले अगर मैं इधर से करूं तो 40 में 8 का भाग दूंगा तो यहाँ आएगा 5, फिर 5 का 5 में गुणा हो जाएगा प्लस। अब मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करने इधर, तो मैंने कहा 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, और बाहर आके माइनस का हो गया। फिर 12 में से 2 गया तो 10 बचा, और बाहर आके फिर माइनस का हो गया, और 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 20। लेकिन इस बार प्लस का बचेगा, इस बार प्लस का बचेगा। ये 25 और 20 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 45 आ जाएगा, और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि ए और बी क्रम से एक काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए 10 दिनों में और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 30। एलसीएम 30 आया। अब मैंने कहा 10 से भाग देंगे तो 3, 15 से देंगे तो 2 आ जाएगा। इनकी कार्यक्षमता आ गई, इनकी कार्यक्षमता आ गई। अब वो कहता है कि 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, इन्होंने काम साथ मिलकर शुरू किया ए और बी ने, और 3 दिन तक इन्होंने काम किया। 3 दिनों तक, 3 दिनों तक इनकी क्षमता कितनी थी? 5। तो 5 दिया 15 काम इन्होंने कर लिया। 15 काम इन्होंने कर लिया। अब काम किसने छोड़ दिया? सर ए काम छोड़ देता है तो बचेगा कौन? बोले बी। बी किस काम को करेगा? 30 में से 15 काम हो चुका है। इस 30 में से 15 काम हो चुका है, कितना शेष बचा? 15। इस 15 काम को अगर बी करेगा तो बी की क्षमता तो 2 है, तो 2 की क्षमता से करेगा मेरे दोस्त, तो इसको लगेंगे 7.5 दिन। कितने लगेंगे? 7.5 दिन। अच्छा अकेले बी को 7.5 दिन लग रहे हैं। वो कह रहा है कि ये बताओ कि बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा और पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो 7.5 यहाँ आ रहा है बी का, और 7.5 कहीं नहीं आ रहा, तो इस हिसाब से मैं आंसर केवल ए कर दूंगा। क्योंकि वो ये भी पूछ रहा है कि कुल मिलाकर टाइम कितना लगेगा, तो 3 दिन यहाँ लगे थे 7.5 ए, तो कुल मिला के 7.5 और 10.5 दिन लगेंगे। कुल जो दिनों की संख्या होगी वो 10.5 होगी, और बी को अकेले कितने लगेंगे? 7.5। आंसर ए हो जाएगा। एक पंप 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। एक पंप है तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, ये 12 घंटों में भर देता है, और दूसरे पंप का नाम बी दे दिया, ये 8 घंटों में भर देता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि दोनों पंप एक साथ चालू किए जाएं लेकिन छोटा पंप टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दें। यहाँ छोटे पंप से मतलब क्या है? छोटे पंप से मतलब है जिसकी कार्यक्षमता कम है, जो स्लो चलता है। छोटे पंप से मतलब क्या है? जो स्लो चलता है। तो पहले ये समझो कि स्लो चलता कौन है इनमें से? सर ये 12 घंटों में भरता है, ये 8 घंटों में, यानी स्लो कौन सा है? ये वाला स्लो ऊपर वाला है, ये स्लो पंप है। अब मैंने कहा 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 12 से भाग देंगे तो 2 और 8 से देंगे तो 3, यानी स्लो पंप यही है। जिसकी कार्यक्षमता कम होती है वो स्लो होता है भाई, सिंपल सी बात है। स्लो पंप कौन सा है? ए है। अब वो कहता है कि लास्ट के 3 घंटे पहले स्लो पंप को बंद कर देते हैं। छोटा पंप मतलब स्लो पंप को बंद कर देते हैं। इसका मतलब आखिरी के 3 घंटों में कौन सा पंप चलता है? केवल बी, केवल बी। दूसरा पंप चलता है आखिरी के 3 घंटे में, और 3 घंटे में 3 की क्षमता से ये 9 लीटर पानी भर देगा, और टोटल टंकी कितने की है? 24 लीटर की। अरे इसको लीटर कहो या फिर यूनिट कहो, कुछ भी चलेगा। अब देखिए 3 घंटे पहले तक तो दोनों चल रहे थे ना, आखिरी के 3 घंटे केवल बी चल रहा है, लेकिन उससे पहले तो दोनों चल रहे थे। अब 9
पानी इसने बी ने भर दिया, तो बाकी का 15 किसने भरा होगा? बोले ए और बी दोनों ने भरा होगा। और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, तो 5 से 15 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे यहाँ आ जाएगा। 3 घंटे ए और बी दोनों चले और 3 घंटे अकेला बी चला, और वो कहता है कि कुल मिला के समय कितना लगा? तो समय लगा 6 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा? तो टाइम कितना लगा सर? 6 घंटे लगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 छात्रों की कक्षा में 30 क्रिकेट खेलते हैं, 25 फुटबॉल खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं। ध्यान देना, मैंने यहां वेन डायग्राम बना लिया। एक वेन डायग्राम जो है वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों को बताता है। किसको? दोनों को। वो कहता है टोटल बच्चे 60 हैं, जिसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, 10 दोनों खेलते हैं। और क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं सर? 30 हैं। और फुटबॉल खेलने वाले कितने? 25 हैं। अब एक बात गौर करने वाली वो है, जो ये है कि ये जो रेड वाला सर्कल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 बच्चे, जिसमें से 10 पहले से लिखे हुए हैं, तो बाकी का क्या लिखेंगे? 20। अगर मैं येलो वाले की बात करूं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू या टोटल वैल्यू 25 है, जिसमें से 10 लिखा हुआ है पीले के अंदर भी, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 15। अब इन तीनों सर्कल के अंदर या दोनों सर्कल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, ये वो लोग हैं ये कुछ ना कुछ खेलते हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो या फिर दोनों खेलते हो। तो ऐसे बच्चे हैं कितने? बोले 20 और 10 30 और 15 45। 45 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलते हैं, या तो वो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या दोनों खेलते होंगे। तो सर 60 में से केवल 45 बच्चे ही हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो बाकी के 15 कैसे हैं? जो कुछ नहीं खेलते। और यही पूछा गया था कि ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो कोई भी गेम नहीं खेलते हो, जो कोई भी गेम नहीं खेलते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। ए 12,000 रुपये को 12 महीनों के लिए निवेश करता है। ए 12,000 रुपये को 12 महीनों के लिए निवेश करता है, कॉमा बी 10,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है, 10,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है, और रेशो लगा के सी 15,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है। सी 15,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है। देखो सर, मैंने इनको गुणा क्यों किया है? मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है सर? मैंने पूंजी से टाइम का मल्टीप्लाई किया। पूंजी से टाइम का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? प्रॉफिट का रेशो आ जाता है। अब देखिए रेशो में अगर ये लिखे हैं तो मैं 3 जीरो सब में कॉमन मुझे दिख रही है, मैं काट सकता हूँ। 3 जीरो इसकी भी काट दी है ना। और क्या कॉमन हो सकता है? बोले 6 से और कट सकता है। 12 12 144 आ गया, ये 90 आ गया, और ये 15 छक्के 90 आ गया। 9 से कट सकता है, 9 से 10 बार कट जाएगा, 9 से 10 बार कट जाएगा, और 9 ही कम 9, 5 बचेगा, 9 छक्के 54, 16 बार कट गया। मतलब ये कुल मिला के अभी 18 से ही कट जाता सीधे, है ना। मैं 18 से तो काट देता हूँ। 18 अट्ठे 144, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। ये क्या आ गया? इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। चूंकि प्रॉफिट सवाल में कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 16,200। मैंने कहा इनका टोटल करो, 8 5 13, 13 और 5 18। 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16,200। तो मैंने कहा एक के मान कितना आ जाएगा? 18 से इसको काटो, 18 निम्न 162 होता है, यानी 900। एक रेशो का मान कितना आ गया? 900। वो पूछता है सी का हिस्सा बताओ। सर सी का हिस्सा कितना? 5 रेशो। तो 5 रेशो का मान कितना आ जाएगा? 9 पंजे 4500 रुपये। 9 पंजे 4500 रुपये। तो सी को कितना मिलेगा मेरे भाई? 4500 रुपये मिलेगा। सी का हिस्सा इस बिजनेस में कितना होगा? 4500 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समावर्तक 80 है, यानी HCF 80 है और LCM 3600 है, और जिनका अंतर कितना हो? 320। अंतर 320। तो देखिए HCF तो कोई संख्या होती नहीं है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि माना संख्याएं 80x, 80y। सर x और y क्या है? सर x और y को प्राइम नंबर है। को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और वही हो सकता है क्योंकि ये 80 से ही दोनों कॉमन नंबर था, उससे ही कट सकती थी, बाकी के नंबर वो अलग अलग होंगे। तो वास्तविक संख्या वो 80x और 80y है। अगर ऐसा है तो LCM का नियम ये कहता है कि पहली संख्या यानी 80x
गुणा दूसरी संख्या यानी कि 80y बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम 3600 और एचसीएफ 80 इसके बराबर होता है। अब हमने कहा कि 80 से 80 काट दो और इस 80 से अगर इसको काटते हैं तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाता है 45 आ जाता है, 45 आ जाता है। चूँकि वो कहता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, बोले अंतर 320 है। तो मैंने कहा संख्याएं कौन कौन सी हैं, 80x माइनस 80y ये मैंने मान ली थी। इनका अंतर कितना है 320। हम यहाँ से 80 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 320 और 80 से 320 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा कि नहीं, यानी इनका अंतर एक्चुअल में कितना आ रहा है 4। x माइनस वाई का अंतर कितना आ रहा है 4। संख्याओं का अंतर तो 320 है लेकिन x माइनस वाई का अंतर कितना आ गया 4। तो मैंने कहा 45 के ऐसे फैक्टर बनाइए सर कि इनका अंतर 4 आ जाए। तो आपने कहा 45 का एक फैक्टर बनता है 45 गुणा 1, लेकिन 45 गुणा 1 का जो अंतर आएगा वो 44 आएगा, तो ये सही नहीं है। तो मैंने कहा 45 गुणा इसका दूसरा फैक्टर बनता है 15 गुणा 3 45, लेकिन अंतर जो है देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा था 44, तो ये नहीं है सही। 15 में से 3 जाएगा तो यहाँ अंतर 12 आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो तीसरा क्या बन सकता है, बोले 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 भी 45 होता है और इनका अंतर कितना आएगा 4, तो ये वाली चीज़ ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, मुझे 4 ही बचाना था। तो वो संख्याएं मेरी क्या होंगी 9 और 5। 9 और 5 एक्स और वाई के मान है, एक एक्स का मान होगा एक वाई का मान होगा, लेकिन संख्याएं जो मैंने मानी थी वो 80x और 80y है। अगर मैं x का मान इसमें रख दूं तो ये 80 गुणा 5 यानी 8 पंजे 40 और एक में 80 गुणा 9 कर दूं तो 8 9 72 यानी 720। तो जो नंबर्स आएंगे वो 720 और 400 आ जाएंगे, 720 और 400 आ जाएंगे। अब आप चाहें तो वापस से इनका एलसीएम लेके देख सकते हैं, 3600 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की वेतन राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अपने वेतन का 1/3 किराए में, कितना 1/3 किराए में, 1/4 भोजन पर और 1/6 परिवहन पर खर्चा करता है। तो मैंने कहा सर फटाफट से इनका एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 12, 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से देंगे 3 बार और 6 से देंगे तो 2 बार, यानी कुल मिला के ये 7 और 2 9/12 आ गया। 9/12 का मतलब ये है कि 12 कुल धनराशि थी उसके पास, उसमें से उसने जो खर्चा किया वो कितना कर दिया 9। 12 टोटल अमाउंट था, उसमें से खर्चा कितना कर दिया 9 कर दिया, तो शेष कितना बच गया, तो आप बोलेंगे शेष बच गया 3। शेष कितना बच गया 3। मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं बात। हमने यहाँ 9/12 निकाला, क्या है बोले 9/12 खर्चा कर दिया। 9/12 खर्च होने का मतलब है 12 में से 9 खर्च करना, 12 में से 9 खर्च करना। अगर 12 में से 9 खर्च कर रहा है तो शेष कितना बचा है 3, और इस 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1500 रुपये। 3 की वैल्यू 1500 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, 1 का मान 500 आ गया। उसने कहा टोटल सैलरी कितनी है, सर टोटल सैलरी 12 है, तो 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 6000, 12 पंजे 60 6000 इज द करेक्ट उत्तर। कर पाएंगे, मतलब मैं देख रहा हूँ कि 2025 से क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी हो गया है। कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, जैसे 20 में से 3 या 4 सवाल जो बहुत मुश्किल होंगे, बाकी के सवाल एकदम हलवा टाइप के पूछने लगे। एक कार यात्रा के पहले आधे हिस्से को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और दूसरे आधे हिस्से को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो ये बताओ कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करें आप, आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, आप 40 और 60 जो भी आपकी स्पीड दे रखी है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा तो आप बोलेंगे 120 आ जाएगा। 120 आ गया, ये इसी को आप डिस्टेंस मान लें, इसी को आप टोटल डिस्टेंस मान लें। अब मैंने कहा देखो आपने इसको डिस्टेंस मान लिया, तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 120 है और 40 स्पीड है, तो 40 से भाग दूंगा तो टाइम कितना आएगा, बोले 3 घंटे। मैंने कहा बाकी आधी दूरी भी 120 किलोमीटर है, ये आधी दूरी 120 किलोमीटर को 40 की स्पीड से तय करूंगा तो 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर मैं अगली आधी दूरी को 60 की स्पीड से तय करूंगा, 60 की स्पीड से तय करूंगा तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, सर 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। और एवरेज स्पीड क्या कहती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। सर कुल दूरी कितनी है, 120 और 120 240,
और कुल समय कितना लगा, बोले 3 और 2 5 घंटे, 5 से भाग लगाओ तो ये आ जाएगा 48 kmph, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बी इज द करेक्ट उत्तर। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला अलजेब्रा का क्वेश्चन है x + 1/x बराबर 2। अगर ऐसा सवाल कभी भी आए x + 1/x बराबर केवल 2 दिया हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, अगर प्लस में 2 दिया तो इसका मतलब ये है x का मान 1 है भैया, इसका मान भी 1 है, क्योंकि x बराबर अगर 1 है और 1/x लिखूंगा मैं तो भी 1/1 हो जाएगा, यानी मतलब तो एक ही होता है। तो यानी यहाँ पे क्या मतलब है इसका, x का मान 1 है। यहाँ पर क्या है, x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 है तो x का मान 1 रख दो। सर x की पावर 25 है तो ये 1 आ जाएगा, x की पावर 13 यानी 1 की पावर 13, x की पावर 7 यानी 1 की पावर 7 प्लस 1, और 1 की कितनी पावर लगा देना सर, रहेगा तो 1 ही, और चारों 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चारों 1 को जोड़ देंगे, 4 बार 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरा उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि मान लीजिए m बराबर √20 × √45। m बराबर कितना है, m बराबर है √20 × √45। तो इनको क्या करते हैं दोस्त, अगर ये स्क्वायर रूट है दोनों, तो दोनों को एक ही करनी के अंदर गुणा करके लिख देते हैं 20 × 45, और 20 × 45 करेंगे तो ये 900 आ जाएगा रूट में, और रूट 900 से बाहर निकलेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कोई आपसे पूछे कि m का मान कितना है तो आप बोल पाओगे कि 30 है। m का मान कितना है, 30। वो कहता है कि सर n बराबर क्या है, बोले n बराबर √900 है। n बराबर क्या है, √900 है, और √900 को बाहर क्या लिखेंगे हम, 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 30। तो n का मान कितना है, 30, और m का मान कितना है, ये भी 30 है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि m बराबर है n के, m बराबर है n के। आपने कहा यस सर। अब ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन बोलता है कि सर m इज़ नॉट इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है। सर ये बात तो गलत हो गई, m और n तो बराबर हैं क्योंकि दोनों के मान 30-30 हैं। m यहाँ भी बोला गया कि m n के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, m और n दोनों बराबर हैं और दोनों परिमेय हैं, और चौथा ऑप्शन है m और n दोनों बराबर हैं, दोनों अपरिमेय। सर 30 नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल होगा कि रैशनल होगा, यानी परिमेय होगा कि अपरिमेय। सर परिमेय संख्याएं बेसंख्या होती हैं जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो सर ये तो परिमेय होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता किसी वस्तु पर उसकी लागत से 60% अधिक अंकित करता है। मैंने कहा किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपये है, इस पर वो 60% अधिक लिखता है। कितना, 60%। तो ये कितना बन जाएगा, 160। 100% मान लिया मैंने, इस पर वो 60% ज़्यादा लिखता है, तो ये कितना बन जाएगा, 160%। 160%। और अंकित मूल्य पर 25% का एक फेस्टिवल डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का, 25% का। 160 का 25% कितना होगा, 40। 40 का डिस्काउंट आ जाएगा तो ये बचेगा कितना, 120%। कितना, 120%। त्योहारी, लेकिन त्योहारी डिस्काउंट के साथ साथ अंतिम विक्रय मूल्य पर 300 रुपये का एक कैशबैक भी देता है। यदि उसे फिर भी 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए भाई, अगर ये इसी क्रम से चला जाता, अगर ये कैशबैक नहीं देता तो 100 रुपये की चीज़ पर 60% एक्स्ट्रा लिख के 160 बन गया, उसमें 25% का डिस्काउंट दे दिया तो 120 रुपये में बिकती, यानी 100% की चीज़ 120% में बिकती, यानी 20% का लाभ होता। लेकिन वो कह रहा है कि इस पर 300 रुपये का कैशबैक देने की वजह से ये लाभ अब कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। यहाँ पे लाभ कितने का था, 20% का था, और अब लाभ कितने का हो रहा है, बोले 10% का, 10% का हो रहा है। तो ये 300 के कारण हो रहा है, यानी ये जो लाभ 10% हमारा कम हुआ है, ये 10% लाभ जो कम हुआ है वो किसके कारण हुआ है, इस 300 की वजह से। तो 10% का मान 300 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, बोले 3000 आ जाएगा, और यही तो मेरा क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्त, 3000 आ जाए, क्रय मूल्य 3000 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है तो आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में कर दोगे, और अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है सवाल को सॉल्व करना। बोले x माइनस बाई बराबर 3 और x स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 19 हो तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब बराबर क्या होता है, x माइनस बाय इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय
प्लस बाई स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू पहले से 19 दे रखी है और x माइनस बाई का मान 3 दे रखा है, बस इनका गुणा करना था और गुणा करके आप बता पाएंगे, इसका मान तो 57 आ गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था भाई। लेकिन इसके लिए आइडेंटिटी पता होना एकदम ज़रूरी है, अगर आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विज्ञान क्लब में प्रिया ने अपनी सीनियर से 7500 रुपये की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली। 2 वर्षों के बाद सद्भावना के रूप में 450 रुपये का बोनस जोड़कर राशि वापस करने का निर्णय लिया, तो अंत में प्रिया को कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? सर इसने पैसा उधार कितना लिया? 7500। किस रेट पर लिया? 6% की दर से। कितने साल के लिए? 2 सालों के लिए। तो मैं यहाँ से ब्याज निकालूंगा। ब्याज निकालते हैं तो 0 से 0 कट जाएगी, 12 का गुणा करो 75 में, तो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 900। 900 रुपये तो ब्याज हो गया और 450 रुपये वो अपनी इच्छा से और दे रही है। कुल मिला के कितना हो गया? 1350। चूँकि 1350 रुपये तो ब्याज के रूप में लौटाना है, साथ ही साथ उसको मूलधन भी तो देना है। सर मूलधन कितना है? 7500, तो ये भी लौटाना है। सर इसको भी जोड़ दो इसमें, इसको जोड़ते हैं तो 0, 5, 8 और 8, यानी 8850 रुपये आपको लौटाने होंगे। 8850 रुपीज प्रिया को लौटाने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर सिस्टम का सवाल है कि n को 4 से भाग दें। अगर n नाम की संख्या को 4 से भाग दें तो जो शेषफल बचता है वो 3 रहता है। तो ये बताओ कि 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो भाई हम जब संख्या को डबल कर रहे हैं, संख्या को डबल कर रहे हैं तो शेषफल भी आपका डबल हो जाएगा। शेषफल डबल हो जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? 6। अब 6 को 4 से भाग दे, 6 तो शेषफल बचा नहीं सकते। आप बोलोगे कि 2n को 4 से भाग देंगे शेषफल 6 बच जाए। जैसे मैं बोलूँ कि 10 को 5 से भाग दो तो बोले शेषफल कितना बचेगा? बोले 0। मैंने कहा 11 को 5 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा? बोले 1 बचेगा। तो मैंने कहा 6 को 5 से भाग देंगे तो बोले 6 को 5 से भाग दिया जा सकता भी है ना। ऐसा नहीं है कि 5 किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर बचा दें। मतलब जो हमारा डिवाइज़र होता है, यानी जिससे भाग देते हैं, भाजक होता है, उससे बड़ा शेषफल नहीं आता है। यानी अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो इससे बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। अगर ऐसा है कि शेषफल ओरिजिनल निकालना है तो मुझे इस 6 को और भाग देना पड़ेगा 4 से, और 4 से 6 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ये तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। दूसरा तरीका ये कि आपके दिमाग में कुछ ना आए तो आप ये सोचो कि n का वो छोटे से छोटा मान कितना होगा कि शेषफल 3 ले आए। तो मैंने कहा वो n का सबसे छोटा मान 7 होगा कि 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। n का कम से कम मान 7 तो होगा, एक बार भी भाग दूंगा 4 से तो 4 एकम 4 और शेषफल 3 बचाएगा। अब वो कहता है कि अगर ये 7 का 2 गुना कर दें हम, यानी 14 कर दें और फिर 4 से भाग दें तो बोले 4 तिया 12, 3 बार भाग चला जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो वही तो बच रहा था। समझ पाए? नेक्स्ट आखिरी सवाल इस क्लास का। 8 पुरुषों की औसत आयु, 8 मेल लोगों की जो औसत आयु है उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने? 2 ईयर की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो बताइए नया पुरुष बदले गए व्यक्ति से कितने वर्ष बड़ा है? इनकी उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब एक पुराने व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है। आदमियों की संख्या 8 ही है। अगर ये नया व्यक्ति आके सबकी उम्र को 2-2 वर्ष बढ़ा रहा है, इसका मतलब 8 लोगों पर 2-2 का इम्पैक्ट डाल रहा है। यानी कितने का अंतर डाल रहा है? 16 वर्ष का। 16 वर्ष का अंतर डाल रहा है। ये तभी डाल पाएगा जब ये 16 वर्ष बड़ा होगा। तो ये व्यक्ति जो है वो गए व्यक्ति से जिससे रिप्लेस किया था उससे 16 वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स विद ओपी राठौर, ये टेलीग्राम है, आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और इसको ज्वाइन कर लें। क्लास की जो पीडीएफ होगी वो इसी टेलीग्राम पर मिलेगी। और क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।